बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया जिसके तहत डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को कल अदम करार दिया गया। असम्बली की तहलील को दोबारा बहाल किया गया और इस कौमी असम्बली का इजलास जो है वो कल 9 तारीख को दोबारा समन किया गया है। इस हवाले से लीगल पहलू जो हैं वो जानने के लिए हमारे साथ हैं आज इमरान शफीक साहब, जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रहे हैं और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, इस फैसले को आप क्या देखते हैं, कितना कानूनी या गैर कानूनी है ये? पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक शानदार तरीन फ़ैसला है। अदलिया ने नज़रिया ज़रूरत को दफन किया है और इस तरह के फ़ैसले की ये एक ऐसा रोशन फ़ैसला है पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का कि जिसने माजी के बहुत से दाग जो है वो धो दिए हैं। इसलिए मैं इस फ़ैसले के बारे में ये तो कम से कम बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये कितना गलत है। ये बहुत ही शानदार फ़ैसला है और आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है। और इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया था, उस क्राइसिस में सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक जो किरदार उसे अदा करना चाहिए था वो अदा किया है और वो जस्टिस मुनीर की जो लेगेसी थी उसको ख़त्म किया है और ये बताया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक मुल्क के निज़ाम को चलाने पर यकीन रखती है। अगर हुकूमत जो उसके पास कई ऑप्शन होते हैं लीगल, आप भी जानते हैं, अपोजिशन के पास भी कई लीगल ऑप्शन है। अगर हुकूमत कल सेशन में बहस करती है, टाइम गुजार देती है, वोटिंग नहीं कराती, तो इन पर क्या बाइंडिंग अभी इन्फ्लुएंस आगे लग सकती है लीगल? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसमें ये कहा गया है कि जो ऑर्डर ऑफ द हाउस था 3 अप्रैल का, उसके मुताबिक प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ द हाउस जो 3 अप्रैल का था उसमें तो वोटिंग का ज़िक्र था और उस दिन लोग वोटिंग के लिए ही आए थे और उसी वोटिंग के अमल को सबोताज किया गया था और स्पीकर की रूलिंग ने वो कंट्रोवर्सी जन्म दी जिसके बाद असम्बलियाँ भी तहलील हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पोजीशन को, जो पहले वाली पोजीशन है, उसको बहाल किया है और उस पोजीशन के मुताबिक तो कल नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होनी है और अगर वो वोटिंग नहीं होती और उस वोटिंग को डिले करने की कोशिश की जाती है या उस पर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं तो यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़े ऑर्डर को, जिसमें तमाम पाकिस्तान के इदारों को, स्पीकर को बिलखसूस और साथ ही फेडरल गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स को, सबको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में हदायत किया है कि हमारे इस ऑर्डर को कंप्लाई विद करेंगे आप। तो अगर इसकी कंप्लायंस नहीं करते तो यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश है। आप ऑर्डर को, हुक्म को फ्रस्ट्रेट करते हैं, कभी बिलवास्ता करते हैं, कभी बिला वास्ता करते हैं और आप अगर बिलवास्ता तौर पर भी ची बची के ज़रिए भी अगर आप कोई ऐसी काम करने की कोशिश करते हैं तो ये बहरहाल अदालत की तौहीन होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितने लोग इसके उस ऑर्डर की वायलेशन में आएंगे उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की मजाज़ है। पाकिस्तान का आइन जो है पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लियामेंट को कहा जाता है कि ये सुप्रीम इदारा है पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कैसे देखते हैं कि सेशन भी कंडक्ट हो, वज़ीर आज़म और सदर की जितने काम हैं वो सब लीगल बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के तहत ताबे वो चलें, उससे बाहर ना निकले, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी एक बड़ी एक आप ये समझे मुतज़ाद बात जो चल रही है इस वक्त। एक तरफ अगर आप कहते हैं कि असम्बलियाँ यानी जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है तो आपने तो 2 मिनट में उसको डिसॉल्व कर लिया था। 2 मिनट से भी कम अरसे की कार्रवाई है जिसमें आपने उन असम्बलियों को तहलील कर दिया। तो जब आप असम्बलियाँ तहलील कर चुके हैं तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत हो रही है। अदालत ने तो कोई कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। अदालत ने तो इतना किया है कि जिन असम्बलियों को आपने गैर आइनी तौर पर ख़त्म कर दिया था उनकी तहलील को अदालत ने दोबारा बहाल किया है। अब जब अदालत ने बहाल किया है तो आप तो असम्बली चलाना नहीं चाहते। आपकी नीयत तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है क्योंकि आपने कहा हम असम्बलियाँ डिसॉल्व कर रहे हैं। तो अब अदालत ने असम्बली को तो चलाने का कोई ना कोई तो पैरामीटर्स तय करने थे ताकि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम चले और आइन और कानून के मुताबिक हो। तो अदालत ने तो उस पोजीशन को बहाल किया है जो असम्बली डिसॉल्व होने से पहले की पोजीशन थी। उसके अलावा अदालत ने कुछ भी नहीं किया। उसी सेशन को अदालत ने कहा, एक कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। यानी अब इसके ऊपर क्या होना था? होना यही था कि जब अदालत ने कहा रूलिंग गलत है तो इसका कंसिक्वेंस के तौर पर असम्बलियाँ भी गलत तहरीर हुई। ठीक है, अब जब रूलिंग गलत है, असम्बलियाँ भी तहरीर गलत हुई तो जो ओरिजिनल पोजीशन है वो थी 3 अप्रैल वाली, उस पर वापस लाना था। 3 अप्रैल पे क्या चल रहा था? एक इजलास चल रहा था। तो अदालत ने अपने ऑर्डर में बताना था ना कि 3 अप्रैल को एक सेशन चल रहा है, वो सेशन ख़त्म नहीं हुआ और वो सेशन जारी है और इस सेशन को इसी अंदाज आपने उसकी अदालत ने तो वही एजेंडा
जो 3 अप्रैल का था उसको बहाल रखा है। या तो होता है ना, अदालत ने कार्रवाई में मुदाखलत तब होती जब उस सेशन के एजेंडे में अदालत ने कोई तरमीम की होती। अदालत ने एजेंडे में भी कोई तरमीम नहीं की। अदालत ने कहा अपने ही एजेंडे के मुताबिक फ़लाँ तारीख से आप अपना काम दोबारा शुरू कर दें, और इसमें तो कोई अदालत की तरफ से मुदाखलत नहीं आई। हुकूमत ज़ोर देती रही है कि जिस आर्टिकल के तहत उन्होंने ये रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर ने, आर्टिकल 5, उसके पीछे क्या वजूहतों, उसको जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये एतराज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है PTI की तरफ से। ये भी मज़ाक़ खेज़ बात है। अगर वो 5 आर्टिकल 5 की रूलिंग की वजूहात जाननी ही थी तो पहले मरले पर तो जब ये आर्टिकल 5 का इतलाक़ स्पीकर असम्बली में कर रहा था और जब वज़ीर कानून उस नुक्ते को उठा रहे थे तो उनकी वजूहात उसी वक्त बता दी जाती, उस अपने ऑर्डर में उसका जिक्र कर दिया जाता, ओपोजिशन को मौका दिया जाता कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करे और उस पूरी कार्रवाई को उसकी एविडेंस लाई जाती। यानी ना अपोजिशन ने तो बाइकआउट कर दिया ना उस पार्लियामेंट्री पार्टी का, जिसमें उन्होंने इनको एतमाद में लेने की कोशिश की थी हुकूमत ने। नहीं, हुकूमत ने उसने जो जिस दिन असम्बली की कार्रवाई हुई है उस असम्बली की कार्रवाई में उसने एतराज़ उठाया वज़ीर कानून ने। अब अदालत में तो वज़ीर कानून को पहली बात है स्पीकर को पूछना चाहिए था कि वज़ीर कानून साहब आप जो हमें बता रहे हैं कि ये आइन और कानून आर्टिकल 5 हुआ है तो ज़रा उसकी मुझे एविडेंस तो पेश करें, वो क्या है। देखिए ना, स्पीकर का रोल पार्लिमान के अंदर वही रोल है जो जज का एक अदालत में रोल हुआ करता है। वो न्यूट्रल हुआ करता है, वो सारी चीज़ों को देखता है, वो शवाहिद को तलब करता है, उसके बाद रूलिंग देता है। वज़ीर कानून बात कर रहा है लिखी हुई, उसी के ऊपर जो है वो फ़ैसला दे रहे हैं डिप्टी स्पीकर साहब, लिखा हुआ वो असद कैसर साहब का है और वो पढ़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन वजूहात को आपने खुद जानने की कोशिश नहीं की, स्पीकर ने जिन वजूहात, उसकी आप अदालत से तो रखते हैं कि अदालत उसमें जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन उसी दिन आ गई थी ना, जिसकी वजह से डिप्टी स्पीकर को फिर चेयर करना पड़ा। हाँ, नहीं, ये भी एक डिप्टी स्पीकर के पास देखें कोई अथॉरिटी नहीं थी उसकी। अगर आप फैसला, जब भी आप, एक बुनियादी असूल है, प्रिंसिपल है कानून का, हर शख्स ये जानता है कि आप जब भी कोई फ़ैसला देंगे, रूलिंग बेसिकली स्पीकर की एक फ़ैसला है, जब आप फ़ैसला देंगे आप तमाम शवाहिद को देख के देंगे, आप तमाम पार्टियों को सुन कर देंगे और हर किसी को अपनी सफाई का मौका देने के बाद देंगे। आप ये प्रोसेस इख्तियार अगर नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप बदनीयती पर सारा काम कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस को वायलेट करने के लिए ही आर्टिकल 5 उन्होंने अनाउंस उसी दिन कर दिया कि बहस भी ना हो और आगे वोटिंग में न कराना पड़े। हाँ, तो उस प्रोसेस को वायलेट किया ना। तो यही बात हो रही है कि अगर आर्टिकल 5 का इतलाक़ ही आपने करना था तो आप पहले उसके ऊपर आप बहस करवाते ना, आप उसको ओपन, आप शवाहिद लेकर आते, जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको आप अपना जवाब देने का, अपनी सफाई पेश करने का मौका देते, और फिर हाउस को मौका देते कि वो फैसला करे कि ये चीज़ है कि नहीं है, यानी ऐसी आर्टिकल 5 की कोई चीज़ है भी है कि नहीं है। आपने तो ये सारा प्रोसेस बाईपास कर दिया। अब जब आप खुद इस प्रोसेस को वायलेट कर रहे हैं और अदालत के सामने भी वो शवाहिद नहीं लेके जाते, ठीक है, अदालत को कहते हैं कि आप खुद मांगें। भाई क्यों अदालत मांगे? अदालत ने उस रूलिंग की कानूनी हैसियत को देखनी है, रूलिंग में जो आपने लिखा है उसको देखना है। अदालत देखे ना, सिविल जज के जब फैसला अदालत में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो क्या उस जज को अदालत बुला लेती है कि आए जी बताएं जी आपने फैसला कैसे किया था? उस फैसले को पढ़ते हैं, उस फैसले को पढ़ने के बाद उसके साथ जो शवाहिद उनके साथ लगे होते हैं उसकी पूरी कार्रवाई को देखते हैं और उसकी बुनियाद पर फैसला कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बताता है खुद कि यहाँ बदनीति है कि नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड रखा गया है वो रिकॉर्ड उसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह था कि उसमें क्या कानूनी बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। अगर कल अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं होती, उससे पहले ये रिज़ाइन कर देती है PTI, तो मुल्की सियासत फिर क्या रुख इख्तियार करेगी और लीगल पहलू इसके क्या निकल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखें, वज़ीर-ए-आज़म के पास तो रिज़ाइन करने का ऑप्शन मौजूद है। जब वो रिज़ाइन कर देंगे तो सदर मुमलिकत उनको आर्टिकल 94 के तहत कहेंगे कि आप जो है वो चूँकि अब रिज़ाइन कर चुके, नो कॉन्फिडेंस की तो नौबत ही नहीं आएगी, तो 94 के तहत जो है जब तक नया सेटअप नहीं आता तो वो उस सेटअप तक आप उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। वो कितने दिन का प्रोसेस होगा, वो 7 ही सेशन है, उसमें वज़ीर-ए-आज़म का नया इंतखाब आर्टिकल 91 के तहत होना है। वो जो नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा तो ये फ़ारिग हो जाएंगे। ये 2-3 दिन का प्रोसेस है। बहुत एक पॉलिटिकल एतराज़ ये भी आ रहा है कि शहबाज शरीफ को क्योंकि ये नॉमिनेट कर रहे हैं अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो ख़ुद ज़मानत पर हैं, उन्होंने अपने भाई की ज़मानत दी जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। अगर वो ख़ुद उन पर 11 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर लीगल क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके बन सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा बंदा और ख़ुद उस पर फ़र्द जुर्म और केसेस में इन्वॉल्व है अभी तक? ये बात तो पाकिस्तान में सदर मुमलिकत अभी आरिफ अलवी साहब अभी केस से बरी हुए हैं 3.5 साल बाद। इमरान खान साहब भी उसी केस में थे। आपके पार्लियामेंट हमला और PTV केस, उस वक़्त तो ये सवाल किसी के जहन में नहीं आया।
मसला ये है कि फ़र्द जुर्म आयद होने से या किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम हो जाने से वो दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल 62 और 63 बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है जब तक आप कॉन्विक्ट नहीं होते, किसी अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं होते, उस वक़्त तक आप, और वो भी सज़ा याफ्ता के बाद भी 5 साल के बाद आप दोबारा अहल हो जाते हैं। तो यहाँ तो सज़ा याफ्ता वाला तो कोई बात नहीं है, चार्ज जितने मर्ज़ी फ्रेम करें आप, 1500 चार्ज उनके खिलाफ फ्रेम कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हुकूमत ने एक और स्टेप लेते हुए एक जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया। जन्नत तारिक को लगाने की कोशिश की, उन्होंने खुद इनकार कर दिया और 90 दिन का टाइम दिया कि इसके अंदर वो प्रोब करें और इन्वेस्टिगेट करें जो लेटर है वो कितना सही है, कितनी सारी चीज़ें उसमें हैं। अगर हुकूमत चली जाती है और 90 दिन बाद फ़ैसला उनके हक़ में आ जाता है कि वाकई इसको थ्रेट था और बैनुल-अक़वामी साजिश थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो फिर क्या दोबारा यही सेटअप वापस आ सकता है? देखें, हुकूमत से ज़्यादा तो दानिशमंदी का काम वो जन्नत तारिक साहब ने किया है। उन्होंने उस कमीशन में शामिल होने से इनकार ही कर दिया, हुकूमत से माज़रत कर दी। तो इसलिए अब, और उन्होंने जो उसकी रीज़न दिया वो बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा ये हुकूमत तो 1 दिन की है, 2 दिन की है, कमीशन बनाएगी, अगली हुकूमत पता नहीं उस कमीशन को चलाएगी कि नहीं चलाएगी। ये तो क्योंकि नई हुकूमत आएगी वो उस नोटिफिकेशन को देखे ना, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर है, एग्जेक्टिव ऑर्डर है। आज इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर देने का इख्तियार है, तो कल इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को मुअत्तल करने का, रिकॉल करने का अगले वज़ीर-ए-आज़म को पूरा इख्तियार हासिल होगा। तो ऐसे कमीशन की कोई हैसियत भी नहीं होती कि आपने बैठे और आपने कहा जी मैंने 1 मैन कमीशन बना दिया है। ना कमीशन इस तरह बनते हैं, वो कमीशन बनाने का भी एक पूरा तरीक़ेकार है, उसके लिए पाकिस्तान में अलग से कानून है और कमीशन इसी तरह वो बनते रहें। ये जो इन्होंने कमीशन बनाए ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट के लिए उन्होंने काम किया था, लेकिन जिस बंदे को वो इस्तेमाल करना चाहते थे उस पर इनका एतमाद ज़रूर होगा, लेकिन वो उनके बारे में जो चीज़ें आ रही हैं उन्होंने बहरहाल इस प्रोसेस का हिस्सा बनने से अब इनकार कर दिया है। वह डूबती कश्ती का वैसे भी कोई उसमें शामिल होना पसंद नहीं करता। चलें, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा, अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान करामत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।